प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष, और हम राज्य के अंगों पर, राज्य के जो भाग हैं उन पर चर्चा, संगठन पर चर्चा हम कर रहे थे। और पूर्व क्लासेस में हमने राज्य पर कार्यपालिका और विधायिका पर चर्चा की। इसके बाद राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका, और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आधुनिक संदर्भों में न्यायपालिका, राज्य के एक अंग के रूप में आधुनिक संदर्भों में न्यायपालिका, जुडिशरी इन मॉडर्न कंटेक्स्ट। न्यायपालिका क्या है, इसका कुछ जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं। एक ऐसा समूह, राज्य का ऐसा संगठन, ऐसा तंत्र जो न्यायिक प्रशासन करता है, जो न्यायिक प्रशासन करता है, ऐसा समूह जो है न्यायपालिका। न्यायाधीशों का सदैव ही, न्यायाधीशों का एक निकाय होती है जो अपने एक तंत्र के अनुसार, अपनी एक व्यवस्था के अनुसार विधिवत वर्गीकृत होती हैं, और इसका तंत्र सोपानवत तंत्र होता है। अलग अलग राज्यों के अनुसार इसका जो संगठन है वो अलग अलग प्रकार का होता है। मुख्यतः न्यायपालिका का राज्य की व्यवस्था में एक केंद्रीय महत्व कहा गया है, क्योंकि वास्तव में न्याय की स्थापना राज्य के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। जिस प्रकार शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा करना राज्य का सर्वोच्च कार्य है, सर्वोच्च दायित्व है, सर्वोच्च उद्देश्य है, उसी प्रकार राज्य में न्याय की स्थापना करना भी सर्वोच्च दायित्व है। क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन धर्म ग्रंथों में, श्रुति स्मृति ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर हम नारद स्मृति की बात करें और उससे कुछ मिलते जुलते जो स्टेटमेंट है मनुस्मृति में भी कहे गए हैं, जिस राजा के राज्य में प्रजा अन्याय और अत्याचार से पीड़ित होती है, वह राजा शीघ्र ही अपने कुल सहित नष्ट हो जाता है। अर्थात वह राज्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अगर उसके राज्य में न्याय की स्थापना नहीं होती है। तो राज्य को बनाए रखने के लिए, राज्य को बचाए रखने के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना, न्यायिक तंत्र की स्थापना, न्याय प्रदान करने के कार्य को ठीक उसी प्रकार से करना होगा जिस प्रकार से प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के योगक्षेम की सुरक्षा करना। विधि और न्याय आपस में जुड़ा हुआ है। विधि के बारे में एक बहुत बड़ा विधि शास्त्र का प्रसिद्ध वाक्य है, विधि सम्राटों का सम्राट है। विधि सम्राटों का सम्राट है, और इसके माध्यम से दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी सबसे ताकतवर व्यक्ति पर विजय प्राप्त करता है। यह विधि का महत्व है, विधि का स्थान है। परंतु वास्तव में उस विधि को लागू करने वाला, उस विधि को प्रशासित करने वाला, उसके अनुसार जो है न्याय तंत्र की स्थापना करने वाला जो राज्य का अंग है वह न्यायपालिका है। इसीलिए इस संदर्भ में उसका अर्थ और भी बढ़ जाता है। और न्यायपालिका उस विधि तंत्र को, विधि व्यवस्था को लागू करने वाली होती हैं, और उसके माध्यम से जो है राज्य में न्यायिक तंत्र की स्थापना की जाती है। आधुनिक संदर्भों में न्यायपालिका का जो अर्थ है और न्यायपालिका का जो संगठन है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। पहले बिंदु के रूप में अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है, राज्य का तीसरा अंग है। अधिनायकवादी राज्य कल भी हमने जिक्र किया था विधायिका के संदर्भ में, आज उसको न्यायपालिका के संदर्भ में जिक्र करेंगे। आधुनिक राज्य व्यवस्थाओं में मुख्यतः दो पैटर्न की न्यायपालिका पाई जाती है। आधुनिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक राज्यों की न्यायपालिका और समग्रतावादी या अधिनायकवादी राज्यों की न्यायपालिका। जैसा विधायिका के लिए हमने कल जिक्र किया था कि विधायिका जिस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होती है वह उसी के अनुरूप अपने आप को बनाए रखने का प्रयास करती है। ये बात जो है न्यायपालिका के संदर्भ में भी सत्य है। न्यायपालिका जिस प्रकार के फॉर्मेट में कार्य करती हैं
उस स्वरूप को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो अधिनायकवादी राज्यों की न्यायपालिका अधिनायकवादी स्वरूप को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होती हैं, और लोकतांत्रिक राज्यों की, लोकतांत्रिक समाजों की जो न्यायपालिका है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक साध्य के रूप में बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होती हैं। इस प्रकार अधिनायकवादी राज्यों की न्यायपालिका कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी में उसकी गिनती होती है, और लोकतांत्रिक राज्यों की न्यायपालिका स्वतंत्र प्रकार की न्यायपालिका में उसकी गिनती होती है। तो राज्य का तीसरा अंग है, और तीसरे अंग में अधिनायकवादी राज्यों की जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका का अनुगमन करती है, कार्यपालिका के अंग के रूप में कार्य करती हैं। और लोकतांत्रिक राज्यों की जो न्यायपालिका है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, कानूनों की व्याख्या करती हैं, और व्यक्तियों के आपसी विवादों के अलावा व्यक्ति और राज्य के विवादों पर भी निर्णय देती हैं। ये जो निर्णय देने वाला जो अंग है वही न्यायपालिका है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच विवाद, व्यक्ति और राज्य के बीच में विवाद, कानून या संविधान की व्याख्या, ये मुख्य कार्य न्यायपालिका के होते हैं। कानून की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या करना, उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, और उसके अलावा निर्णय करना, व्यक्ति व्यक्ति के मध्य विवाद, व्यक्ति और राज्य के मध्य विवादों पर निर्णय देना। न्यायाधीश वह व्यक्ति हैं जिसको पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों पर उनका निपटारा करने का अधिकार होता है, वह व्यक्ति न्यायाधीश कहलाता है, या जो व्यक्ति उस हैसियत में बैठकर कार्य करता है वह व्यक्ति न्यायाधीश होता है। तो न्यायपालिका जो है व्यक्तियों के आपसी विवाद, राज्य व्यक्ति के विवाद, संविधान और कानून की व्याख्या करने का कार्य करती हैं। अभी अपने अपने फॉर्मेट के अनुसार करती है। अधिनायकवादी राज्यों में कार्यपालक अंग के रूप में, और समग्रतावादी राज्यों में लोकतांत्रिक राज्यों में जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। C.F. स्ट्रॉन्ग महोदय कहते हैं कि न्यायपालिका शासन का वह विभाग है जिसका संबंध विधि का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने से है। न्यायपालिका शासन का वह विभाग है जिसका संबंध विधि का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने से है, और न्यायपालिका सदा ही न्यायाधीशों का एक निकाय होती है जो केंद्र में और राज्य में के दूर दूर के क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। अपना उसका एक सेट पैटर्न होता है, प्रत्येक राज्य के अनुसार उसकी जो संगठनात्मक विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी पाया जाता है, तो अमेरिका जैसे संघीय देशों में दोहरा संगठन न्यायपालिका का पाया जाता है। संघ की न्यायपालिका का संगठन अलग होता है, राज्यों की न्यायपालिका का संगठन अलग होता है। वहाँ राज्यों के भी सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, जबकि हमारे यहाँ राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय नहीं होते हैं। तो जिस व्यवस्था में वह कार्य कर रही है उसके पैटर्न के अनुसार ही उसका संगठन पाया जाता है। संक्षेप में न्यायपालिका शासन का वह अंग है जिसके पदाधिकारी न्यायाधीश कहलाते हैं, और जिनका प्रमुख कार्य उनके सम्मुख प्रस्तुत विवादों पर निर्णय देना है। अब विवाद की प्रकृति और विवाद की विषय वस्तु के अनुसार न्यायालयों के प्रकार अलग अलग होते हैं, और उस रूप में न्यायाधीशगण जो हैं कानूनी विवाद व्यक्ति और राज्य के बीच में हो सकता है या व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हो सकता है। संघ राज्य में केंद्र और राज्य संघ के मध्य राज्य के मध्य अथवा संघ की विभिन्न इकाई राज्यों के आपसी विवाद हो सकते हैं। एक तरफ संघ शासन और एक तरफ एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। न्यायाधीशों का यह संवैधानिक अधिकार और दायित्व दोनों होता है कि वह उनके सम्मुख प्रस्तुत विवादों पर निर्णय प्रदान करें। ये उनका अधिकार भी है और ये उनका दायित्व भी है। वह विवेक रूप से किसी मुकदमे के लिए ये नहीं कह सकते हैं कि वह उसकी सुनवाई नहीं करेंगे या उस पर अपना निर्णय प्रदान नहीं करेंगे। और जहाँ तक अधिकार का प्रश्न है तो क्षेत्राधिकार के अनुसार, वाद की विषय वस्तु के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अनुसार या वाद की मामलियत के अनुसार या वाद की प्रकृति के अनुसार न्यायालयों और न्यायाधीशों का अलग अलग अधिकार भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हम बात करें
तो मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में माने जाते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में माने जाते हैं, और उस नाते से कोई व्यक्ति सीधा मौलिक अधिकार संबंधी वाद लेकर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अन्य वादों में कोई सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। तो ये उनका अधिकार भी है और दायित्व भी है कि वो प्रस्तुत विवाद पर अपना निर्णय दें। और निर्णय देने में, जहाँ तक निर्णय देने का प्रश्न है, ये बात हम पुनः यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी अंग शासन का, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, उन्हें सबको अपना कार्य कानून के आधार पर ही करना होता है। इस प्रकार कार्यपालिका अपना प्रशासन कानून के आधार पर चलाती है, विधायिका कानूनों का निर्माण संविधान के दायरे में रह के करती हैं, उसी प्रकार न्यायपालिका भी अपना निर्णय कानून पर आधारित करती है, कानून के आधार पर उसे निर्णय देना होता है, उसे अपने निर्णय को कानूनी आधार प्रदान करना पड़ता है। बिना कानून के न्यायपालिका विवेकी निर्णय नहीं दे सकती हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें संबंधित कानून की व्याख्या करनी पड़ती है, या किसी मुकदमे से संबंधित कोई कानून नहीं होने पर कुछ अन्य सिद्धांतों को अपनाते हुए न्यायाधीश लोग निर्णय देते हैं, जो बहुत ही अपवादिक होता है। हमारी व्यवस्था में न्यायालय जो विधि के न्यायालय हैं वैसे ही साम्य के न्यायालय हैं। इंडियन कोर्ट्स आर इक्विटी कोर्ट्स ऑफ लॉ एज वेल एज कोर्ट ऑफ इक्विटी। इसी प्रकार जैसे विधि के न्यायालय हैं वैसे ही साम्य के न्यायालय हैं, और इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर भी कानून उपलब्ध नहीं होने पर न्यायाधीश निर्णय देते हैं। क्योंकि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि निर्णय के लिए मना नहीं कर सकते हैं, उनका दायित्व है कि उनके सम्मुख प्रस्तुत विवाद पर निर्णय प्रदान करें। संबंधित विवाद से जो संबंधित कानून है उसकी खोज करें, उस पर अपने निर्णय को आधारित करें और अपना निर्णय लिखने में संबंधित कानून का उल्लेख करें, क्योंकि वह विवेकी आधार पर किसी अपराधी को सजा नहीं दे सकते हैं। कानून की धारा दफा के तहत ही उनको सजा सुनानी होती है और उसका उल्लेख उन्हें अपने निर्णय में करना पड़ता है। और कई बार जो न्यायाधीश जो है कानूनों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज इस प्रकार करते हैं कि कानून की पुरानी स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है और उसका नया सेंस ले लिया जाता है। और अगर ऐसा कार्य सर्वोच्च न्यायपालिका कर देती है तो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वह नज़ीर बन जाता है। और इस प्रकार न्यायपालिका कानून का निर्वचन करने के साथ साथ उसका विकास भी करती है, उसका जो है डेवलपमेंट भी करती है। हालांकि कुछ देशों में जुडिशियल लेजिस्लेशन को मान्यता नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया में न्यायिक विधायन को मान्यता प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी न्यायाधीश लोग जो हैं कई बार इस प्रकार के निर्णय देते हैं जिनका प्रभाव अन्य काफ़ी लंबे समय तक विधायन के समान ही बन जाता है, विधायिका के द्वारा पारित विधेयक के समान ही बन जाता है। न्यायपालिका और न्यायाधीशों की जो शक्तियां हैं वो विभिन्न शासन पद्धतियों में विभिन्न प्रकार की होती हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में न्यायाधीशगण संसद के प्रत्येक कानून का पालन करने को बाध्य होते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अंतिम अधिकार प्राप्त है, और वहाँ जो अंतिम रूप से न्यायपालिका ने निर्धारित कर दिया वह सबको पालन करना होगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। और वहाँ तो यहाँ तक कहा जाता है कि कानून वो हैं जो न्यायाधीश कहते हैं। जस्टिस सालमन कहते हैं कि कानून वो हैं जो हम कहते हैं, हम अर्थात न्यायाधीश। तो वहाँ एक तरीके से जुडिशियल लेजिस्लेशन को मान्यता है, उनको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, और अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयक को वह किसी भी सूरत में रद्द करने का अधिकार रखते हैं अगर वह उसे गैर संवैधानिक समझते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ न्यायपालिका को सर्वोच्च हैसियत प्राप्त हो गई, और ये स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्यों की न्यायपालिका का एक वास्तविक गुण भी होता है कि वह स्वतंत्र होती हैं और वास्तविक अर्थों में निर्णय प्रदान भी करती है। और इसी रूप में भारत की अगर हम बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त हैं
किंतु उस दृष्टिकोण में अधिकार प्राप्त नहीं है जिस दृष्टिकोण में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को है, क्योंकि वहां न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह अंतिम रूपेण मान्य होगा, उसमें अब किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जबकि भारत और जापान जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार तो ठीक वैसे ही प्राप्त है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और भारत की न्यायपालिका भी ठीक उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय देने में समर्थ है और विधायिकाओं द्वारा पारित निर्णयों को संविधान के आधार पर परख सकती है, उनको जांच कर सकती है और असंवैधानिक पाए जाने पर रद्द भी कर सकती है। किंतु उसके बाद एक स्टेप और आता है और वो ये है कि अगर संसद चाहे तो न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को बदल सकती है, न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न प्रभाव को खत्म कर सकती है, या पुनः कानून में संशोधन, संविधान में संशोधन करके न्यायालय के निर्णय के प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के पूर्व की स्थिति पैदा कर सकती है, अर्थात न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को बदल सकती है। ऐसा अनेकों बार भारत में हुआ भी है। तो ये जो बात है, ये बात भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्र हैसियत में थोड़ी कमी करती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर न्यायपालिका को खड़ा करने में असमर्थ ये बात जो है बनाती है। अगर ये प्रावधान नहीं रहा होता, ये परंपरा भारत में नहीं रही होती, तो सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का है, सर्वोच्च न्यायालय जो अमेरिका का है, उनकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रहा होता। अब इससे आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो न्यायपालिका के महत्व की है। न्यायपालिका का महत्व क्या है, किस अर्थ में? हालांकि कुछ जिक्र तो हम कर चुके हैं कि न्याय द्वारा ही जो है प्रजा में राजा की मान्यता होती है, न्याय के द्वारा ही राज्य अक्षुण्ण बनता है, और जो राजा अपने राज्य में न्याय की स्थापना करता है वह अनंत काल के लिए राज्य करता है, अर्थात तो उसका राज्य स्थायी बन जाता है। प्रजा में उस राजा का सम्मान होता है, प्रजा स्वामी भक्त बनती है, और जिस राजा के राज्य में प्रजा अत्याचार और अन्याय से पीड़ित होती है वह शीघ्र ही अपने कुल सहित नष्ट हो जाता है। ऐसा हमारे अनेक धर्म ग्रंथों में और स्मृति ग्रंथों में कहा गया है, कई सारे संहिताओं में भी इसका जिक्र किया गया है। तो न्याय का महत्व तो ठीक वैसे ही है जैसे योगक्षेम की व्यवस्था करना है, लेकिन आधुनिक जो राज्य हैं उनमें क्रम की दृष्टि से यद्यपि न्यायपालिका राज्य का तीसरा अंग कहा जाता है, किंतु वास्तव में न्यायपालिका न्याय प्रदान कराने के उस महान उद्देश्य को पूरा करती है जिसके लिए एक नागरिक समाज की यानी राज्य की स्थापना की गई है। किंतु अधिनायकवादी जो राज्य होते हैं उनकी तुलना में लोकतांत्रिक न्यायपालिका का महत्व अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका न केवल व्यक्ति और वर्गों से अपितु कार्यपालिका की क्रूरता से भी निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करने में समर्थ होती हैं। क्योंकि जैसा कि हमने जिक्र किया कि जो कार्यपालक क्रूरता है या कार्यपालक निरंकुशता है, जैसा कि हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि राज्य संप्रभुता धारण करता है और राज्य की संप्रभुता का प्रयोग कार्यपालिका करती हैं, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त संकल्पना है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, उसका वास्तविक साकार स्वरूप राज्य के कार्यपालक अंग यानी सरकार में ही निहित होता है, और इस दृष्टि से वह सर्वशक्ति संपन्न हो जाती है और व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी इस प्रकार के कर लिए गए हैं जिससे अंतिम रूपेण शक्तियां कार्यपालिका को ही जाती है, उनका प्रयोगकर्ता निकाय कार्यपालिका ही होती है। जब इतना शक्ति संपन्न कार्यपालक अंग विकसित हो जाता है तो उसके सामने व्यक्ति यानी राज्य के नागरिक की क्षमताएं शून्य प्राय होती हैं, या यूं कहें कि कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बाहुबली व्यक्ति हो, कितना ही शक्ति संपन्न व्यक्ति हो, राज्य की संप्रभु शक्ति के आगे उसकी शक्ति गौण होती है, न्यून होती है, शून्य प्राय होती है। और अगर वह राज्य की कार्यपालक शक्ति स्वेच्छाचारिता करना प्रारंभ कर दें तो ऐसी स्थिति में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कर पाना बड़ा जटिल हो जाता है, बड़ा दुष्कर हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका ही एक ऐसा अंग है, न्यायपालिका ही एक ऐसा अधिकार व्यक्तियों के पास में है जो व्यक्ति के कार्यपालक निरंकुशता से, कार्यपालक जो स्वेच्छाचारिता है उससे सुरक्षा करता है। और अगर कोई विधायी निरंकुशता भी सामने आती है और विधायिका मनमाने कानून बना देती है कार्यपालिका के दबाव में आकर के, तो न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसे रद्द करके नागरिक अधिकारों के सुरक्षा प्रहरी का जो कार्य है, उसकी जो भूमिका है, उसका निर्वहन बखूबी करती हैं। और अगर भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में बात करें तो काफ़ी सारे अनेक अवसरों पर भारतीय न्यायपालिका ने ऐसे साहसिक कार्य किए भी हैं।
तो ये जो न्यायपालिका का महत्व है वो किसी भी दृष्टिकोण से निर्विवाद आधुनिक राज्य व्यवस्था में भी है, जैसा कि पुरातन राज्य व्यवस्था में था। गार्नर यहाँ पर कहते हैं कि विधायिनी अंगों के अभाव में भी समाज की धारणा स्वीकार हो सकती है। विधायिनी अंगों के अभाव में भी समाज की धारणा स्वीकार की जा सकती है, किंतु न्यायिक अंग और न्यायतंत्र के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधायी अंग, राज्य का विधायन करने वाला अंग, संसद या कांग्रेस या डाइट या किसी भी नाम का हो रहा हो, उसके अभाव में एक समाज बनाया जा सकता है, रह सकता है, संचालन किया जा सकता है, लेकिन एक न्यायिक अंग या न्यायतंत्र के अभाव में सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा कहना है राजनीति के महान विद्वान प्रोफेसर गार्नर का। सिजविक कहते हैं कि राजनीतिक संरचना में न्यायपालिका का महत्व मात्र एक मुख्य अंग होने की तुलना में बहुत व्यापक है। न्यायपालिका का महत्व सामान्य शब्दों में रेखांकित किया जाना संभव नहीं है। न्यायपालिका का महत्व इस तथ्य से और स्पष्ट होता है कि वह संविधान एवं इस पर आधारित संपूर्ण राज्य व्यवस्था की रक्षक होती हैं और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की सामयिक व्याख्या करती हैं और न्यायिक निर्णयों द्वारा कार्यपालिका की सत्ता और कार्यों को विधिक औचित्यता प्रदान करती हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षक भी होती हैं। उच्च कोटि का प्राविधिक विषय है न्यायिक प्रशासन और हर जगह ये शासन के 3 बड़े अंगों में से एक हैं। अन्य 2 की शक्तियों तथा प्रजा के अधिकार और कर्तव्यों से इसका घनिष्ठ संबंध है। न्यायपालिका सामान्य जनता की दृष्टि से इसका और भी बड़ा महत्व है। संभव है कि व्यवस्थापिका सर्वोत्तम कानूनों का निर्माण करें, किंतु सामान्य जनता को इन कानूनों का लाभ तब भी ही मिलता है जब न्यायपालिका इनके आधार पर शीघ्र और संतोषजनक ढंग से न्यायिक कार्य करती हैं। न्याय व्यवस्था की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की जांच की अन्य कोई कसौटी नहीं है, ऐसा कहना है लॉर्ड ब्राइस का। अगर किसी राज्य की किसी शासन के कार्यों को विधिक कसौटी के आधार पर जांचा जाए, उत्कृष्टता की कसौटी के आधार पर जांचा जाए, तो न्याय व्यवस्था की अच्छी स्थापना, न्याय व्यवस्था की कुशलता या प्रशासनिक जो न्यायिक प्रशासन है उसकी कुशलता से जो है को जांचने से बढ़कर अन्य कोई कसौटी नहीं हो सकती। अर्थात अगर न्यायिक व्यवस्था किसी राज्य की दुरुस्त है, किसी राजनीतिक समाज की न्यायिक व्यवस्था उत्तम है, तो निश्चित रूप से वह राज्य व्यवस्था उत्तम कही जा सकती है, ऐसा मानना और ऐसा कहना है लॉर्ड ब्राइस महोदय का। आधुनिक राज्य व्यवस्था में विभिन्न कारणों से अतीत की लोकतांत्रिक कार्यपालिका की शक्तियों में इतनी अधिक बढ़ोतरी हुई कि वह एक बड़ी मात्रा में व्यवस्थापिका का नियंत्रण करने लगी। दलीय व्यवस्था और भावुक जनमत के सहयोग से कभी कभी कार्यपालिका संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए भयकारी होने लगी, विशेषकर विकासशील लोकतांत्रिक राज्यों में। इस स्थिति ने न्यायपालिका के महत्व को नए ढंग से बढ़ा दिया है। वर्तमान काल में स्पष्ट रूप से न्यायपालिका से आशा की जाती है कि वे लगातार शक्तिशाली होती कार्यपालिका को लोकतांत्रिक मर्यादाओं में सीमित रखें और लोक कल्याणकारी और समाज सेवी नीतियों की आड़ में प्राप्त अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक सत्ता के दुरुपयोग से उसको रोकें। इसके बाद न्यायपालिका के प्रकार, तीसरा जो बिंदु हमारे पास में है वो है न्यायपालिका के प्रकार। न्यायपालिका के प्रकार वर्तमान समय में मुख्य रूप से 2 प्रकार इसके माने गए हैं। न्यायपालिका के संगठन का राजनीतिक दर्शन, उसके कार्य और शक्तियों के आधार पर विश्व के समस्त राज्यों की न्यायपालिकाओं को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रतिबद्धित न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। 2 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है प्रतिबद्धित, प्रतिबद्धित न्यायपालिका, कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी, और दूसरा स्वतंत्र प्रकार की, स्वतंत्र प्रकार की न्यायपालिका, डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ जुडिशरी। वर्तमान विश्व में न्यायपालिकाओं के दो प्रकार मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि उदार संविधानवादी शासन प्रणालियों में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, किंतु अन्य सभी शासन प्रणालियों में प्रतिबद्धित न्यायपालिका की ही स्थापना की जाती है। सबसे पहले संक्षिप्त विवरण हम प्रतिबद्धित न्यायपालिका का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। प्रतिबद्धित न्यायपालिका, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी के प्रति प्रतिबद्ध, किसी के प्रति कमिटेड, और कमिटेड किसके प्रति है? कार्यपालिका के प्रति। समग्रतावादी जो अधिनायकवादी राज्य हैं, उन राज्यों में सर्वाधिकारवादी जो राज्य हैं उनमें कार्यपालिका सर्वेसर्वा होती है। पिछली क्लास में भी हमने जिक्र किया था, इसको विस्तार से बिंदु इसका आएगा सिलेबस का हमारा। संविधानवाद के और अधिनायकवाद जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर और आपको स्पष्ट होगा। एक देश, एक नेता, एक दल, एक नीति, और वो सब कुछ कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका का अनुगमन विधायिका करती हैं और कार्यपालिका का अनुगमन ही न्यायपालिका करती है। ये पूर्व में भी हम जिक्र कर चुके हैं। अधिनायकवादी राज्यों की विधायिकाएं उस व्यवस्था को बनाए रखती हैं, लोकतांत्रिक राज्यों की विधायिकाएं उसी व्यवस्था को बनाए रखती हैं। उसी प्रकार न्यायपालिका या न्यायिक तंत्र जिस समाज में, जिस राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होता है, उसी का अनुगमन करके उसकी सुरक्षा करने वाला होता है। न्यायपालिका की एक विशेषता होती है और वो विशेषता ये है कि वह जिस व्यवस्था में क्रियाशील होती है उस व्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स होती हैं या डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी न्यायपालिका डेमोक्रेटिक फॉर्म की होती है और वो डेमोक्रेटिक फॉर्म को ही बनाए रखने का प्रयास करती है। इस प्रकार कमिटेड टाइप ऑफ जुडिशरी जहाँ पाई जाती है वो सर्वाधिकारवादी राज्यों में पाई जाती है, और वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका की एक शाखा के रूप में कार्य करती हैं, और कार्यपालिका के निर्णयों को, कार्यपालिका के आदेशों को न्यायिक वैधता प्रदान करने वाला एक यंत्र मात्र होती हैं, और वो यंत्र भी अनुगामी यंत्र होती है, उसका अनुगमन मात्र करती है। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कार्यपालिका के निर्णयों में न्यायपालिका नहीं कर सकती है सर्वाधिकारवादी राज्यों में, और ये न्यायपालिका ही प्रतिबद्धित न्यायपालिका कहलाती हैं। और ये अधिनायकवादी राज्यों की, समग्रतावादी राज्यों की, सर्वाधिकारवादी राज्यों की न्यायपालिका की विशेषता होती हैं। ऐसे सभी राज्य जो किसी एक राजनीतिक दर्शन में विश्वास करते हैं, किसी एक राजनीतिक दर्शन में विश्वास करते हैं, जो एक निश्चित प्रकार के राजनीतिक समाज को अपना साध्य मानते हैं। निश्चित, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं वो सर्वाधिकारवादी राज्यों को समझने का जिक्र है। सर्वाधिकारवादी किसे कहेंगे? जो एक राजनीतिक दर्शन में विश्वास कर रहे हों, एक देश, एक नेता, एक दल, एक नीति, और उसका जो व्याख्या है वो इस रूप में है। किसी राजनीतिक समाज को अपना साध्य और व्यक्ति को एक साधन यानी अंग मात्र मानते हैं। अपनी प्रकृति से सर्वाधिकारवादी राज्य होते हैं। इन राज्यों में भले ही शासन के तीनों अंग मौजूद हों, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों, किंतु व्यवहार में सदैव ही कार्यपालिका यानी राजनीतिक नेतृत्व या शासक वर्ग को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका उसके सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। सर्वाधिकारवादी राज्य चाहे दक्षिणपंथी हों, फासिस्ट, नाजी या सैनिकवादी हों, या वामपंथी अर्थात साम्यवादी, अधिनायकवादी क्यों नहीं हो, न्यायपालिका सदैव ही कार्यपालिका के राजनीतिक नियंत्रण में कार्य करती हैं, और उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, स्वतंत्र हैसियत उसकी नहीं होती है। न्यायपालिका का उद्देश्य नागरिक अधिकारों एवं संविधान की रक्षा करना भी नहीं होता है, जैसा कि लोकतांत्रिक राज्यों में होता है। वह कार्यपालिका को उसकी संवैधानिक सीमाओं में रखने का कार्य भी नहीं करती हैं। वस्तुतः न्यायपालिका राजनीतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं, अर्थात कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं और उसे शासन की निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करने में मदद देती है। इस प्रकार जो प्रतिबद्धित जो न्यायपालिका होती है उसका उद्देश्य
कार्यपालिका को शासन में सहयोग प्रदान करना, कार्यपालिका को जो है शासन की अनुगामी संस्था बन के उसको सहयोग प्रदान करना मात्र होता है। और इस संदर्भ में जो सर्वाधिकारवादी राज्यों की जो न्यायपालिका होती है वह न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति कमिटेड होती है और उसके निर्णयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे वो डेमोक्रेटिक फोरम ऑफ जुडिशरी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।